नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय सवाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मेरे लाइफ की 18th किताब, जिसका नाम है हड़प्पा द कर्स ऑफ ब्लड रिवर। इसके ये ट्रिलॉजी है। इस ट्रिलॉजी की पहली किताब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। विनीत बाजपेयी जी ने इस किताब को लिखा है। सबसे पहले देखते हैं कि Amazon के थ्रू मैंने इस किताब को ऑर्डर किया था। इस किताब की डिलीवरी कैसी थी? तो अमेज़ॉन का फ्रीडम सेल आई थिंक अगस्त 2024 को जब चालू था, तब मैंने बॉक्स सेट मंगवाया था। बॉक्स सेट की कंडीशन आप देख सकते हो। तो बॉक्स सेट तो पूरी तरीके से फटा हुआ था। हाँ, बुक्स के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं था। जब मैंने अमेज़ॉन से शिकायत की तो अमेज़ॉन वाले ने बोला कि आप रिटर्न कर दीजिए, हम आपको पैसे रिफ़ंड करेंगे। तो मैं उनको बोला, अरे मेरे को ये बुक पढ़ना है, तो अगर मैं आप रिफ़ंड मुझे करोगे तो जिस प्राइस पे मैंने सेल के दौरान ख़रीदा था उस प्राइस में मुझे मिलेगा नहीं, तो थोड़ा डिफरेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर एक बार उन्होंने कहा कि आप हमें अप्रोच हो जाओ, हम आपको उसी प्राइस में मिलवा के देंगे। मैंने बोला यार कौन इतना मगजमारी करेगा। वैसे भी बॉक्स सेट एक बार अपन ने यूज़ किया, उसके बाद बॉक्स सेट के अंदर तो तीनों किताबें जाती नहीं है। सो मैं बोला छोड़ो, किताबें तो अच्छी है, सो किताबों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बॉक्स सेट जब तक है तब तक है। एनीवेज, तो ये है पहली किताब। आप देख सकते हो कि इसके पेज की क्वालिटी और इसके प्रिंटिंग की क्वालिटी, इसके फॉन्ट्स की क्वालिटी, डार्कनेस की क्वालिटी फॉन्ट्स की प्रॉपर थी। मज़ा आया है किताब पढ़ने में। और आई थिंक अब तक जितने भी किताबें मैंने पढ़ी है तो इन तीनों का कवर पेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। लेकिन इसमें समझ में नहीं आता जब आप बॉक्स सेट फर्स्ट टाइम खोलते हो कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है। तो बाद में मेरे को इधर जो अभी राइट में मैंने किताब उठाई उसमें लिखा था कि सीक्वल ऑफ ब्लड रिवर, तो मेरे को समझा। और इस अभी जो मैंने किताब उठाई है उस पर बुक 3 ऑफ ट्रिलॉजी ऐसे लिखा है। सो थोड़ा मुझे आई थिंक 2 मिनट लगे वो समझने में। अब देखते हैं अमेज़ॉन पे इस किताब की प्रोडक्ट डिटेल्स। तो इसके पब्लिशर का नाम है बीबी परफॉर्मेंस एलएलपी। फर्स्ट एडिशन है ये, 9 जून 2017 को इसको पब्लिश किया गया है। इसके पेपर बैक के पेजेस है 316। आइटम वेट है 227 ग्राम्स। बेस्ट सेलर रैंक में इसका रैंक है 9402 इन बुक्स। 162 रैंक है मिथ्स, लेजेंड्स एंड सागाज में। 204th रैंक है इंडियन हिस्ट्री में और 226th रैंक है हिस्टोरिकल फिक्शन में। ओवरऑल अमेज़ॉन पे तकरीबन 3500, मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ लो कि 3600 लोगों ने अभी तक, जब तक मैं ये बुक किताब पढ़ के मैं रिव्यू डाल रहा हूँ, तो 3600 लोगों ने इसको रिव्यू किया होगा और इसका एवरेज है रेटिंग का 4.2। सो दोस्तों, अब आते हैं इस किताब पर। किताब काफी अच्छी है। पन्ने भी आई थिंक 312 या 320 कुछ है। इस किताब की कहानी, मतलब जैसे हम लोग आजकल मूवीज में देखते हैं कि बीच बीच में हमें प्रेजेंट दिखाई देता है, बीच बीच में पास्ट दिखाई देता है, बीच बीच में फ्यूचर दिखाई देता है। इसमें फ्यूचर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट में ये कहानी खिलती रहती है। प्रेजेंट यानी कि इस कहानी के हिसाब से बनारस 2017, और पास्ट यानी कि 1700 BCE, जो हड़प्पा का टाइम है। लेकिन कहानी है एक ही फैमिली की, एक ही ब्लड लाइन की एक कहानी है। 1700 में है विश्वासन पुजारी और अभी 2017 में है विद्युत पुजारी। अब विद्युत पुजारी आई थिंक 30s का एक लड़का है जो जिस काम में वो हाथ डालेगा वहां से सोना निकालेगा, ऐसे उसका पूरा नेचर है। उसकी गर्लफ्रेंड है दामिनी, लेकिन किसी कारणवश उसे बनारस जाना पड़ता है क्योंकि उसके दादाजी बीमार है, जो 108 साल के हैं, जिनका नाम है द्वारका शास्त्री। अब जब वो बनारस जाता है वापस, तो ऐसी क्या घटनाएं घटती है जिसकी वजह से उसे बनारस में ही रहना पड़ता है और उसे अपने फैमिली का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। साथ ही में पूरे मैनकाइंड को वो बचाना, पूरे मैनकाइंड को बचाने की जिम्मेदारी हमारे विद्युत शास्त्री के ऊपर है। इसके ऊपर ये पूरा पार्ट 1 आधारित है। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। एक विद्युत की गर्लफ्रेंड है दामिनी, एक विद्युत की, जब वो बनारस जाता है, जब वो मठ में रहता है, तो वहां पे एक नैना नाम का कैरेक्टर है। इन दोनों ही कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से लेखक विनीत बाजपेयी जी ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, मतलब दोनों ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल है, लेकिन एक शहर की लड़की है तो एक में सादगी है। सो ये सारी चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। इसका इंग्लिश वर्जन काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा कुछ हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज किए गए। नॉर्मली हम डे टू डे जैसे बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कहानी आगे बढ़ती है। साथ ही में जो निगेटिव कैरेक्टर्स है, यानी कि अगर हम लोग 1700 BCE में जाए,
हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान जो हमारे मेन नायक थे विश्वासन पुजारी, ऐसी क्या घटना उनके साथ घटती है कि जिस शहर को उन्होंने बिल्टअप किया था, जिस शहर को उन्होंने अलग अलग शत्रुओं से, राक्षसों से बचाया था, उस शहर को डिस्ट्रॉय करने का कारण खुद विश्वासन शास्त्री बनते हैं। ऐसी क्या घटना उनके साथ होती है, उनके लाइफ में ऐसे क्या उथल पुथल होती है जिसके वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं, उसके ऊपर ये कहानी है। कहानी के जो खलनायक है, एक 1700 BCE में चंद्रधर और उनकी वाइफ प्रियमवड़ा। अब प्रियमवड़ा का जो कैरेक्टर है वो इतना सुपरबली पोर्ट्रे किया है, कितना सुपरबली लिखा है, रादर पोर्ट्रे नहीं किया। और चंद्रधर का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से अपने दोस्त के बीच में और अपने वाइफ के बीच में फंस जाता है, उसके मन की जो रोलर कोस्टर राइड से वो जाता होगा कि मैं इसका विश्वासघात भी नहीं कर सकता और मैं अपने वाइफ से इतना प्यार कर सकता हूं कि वो कर रही है सब गलत, लेकिन फिर भी मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो भी काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है। इस कहानी में जो सबसे सुपर्ब इंट्रोडक्शन दिया था वो था इस समय के खलनायक का, यानी कि 2017 बनारस के खलनायक का, जिसका नाम था रोमी परेरा। दिखने में बहुत सीधा साधा नौजवान, ऐसे लगेगा ये तो फट्टू है एक नंबर का, लेकिन जिस प्रकार से उसका इंट्रोडक्शन किया है, उस इंट्रोडक्शन के हिसाब से उसे जस्टिफिकेशन, उस कैरेक्टर को जस्टिफिकेशन इस पार्ट 1 में नहीं मिली। इस बात का मुझे खेद निश्चित तौर पे है। अगर वो कैरेक्टर कुछ अच्छी तरीके से और लिखा होता तो ज्यादा मजा आता था इस किताब को पढ़ने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे हो नहीं पाया। सो इस किताब में वो कैरेक्टर थोड़ा मुझे वीक लगा, हालांकि उसमें पोटेंशियल बहुत था। अब देखते हैं कि क्या पार्ट 2 में, अगर वो होगा या नहीं होगा वो तो समझ में आएगा, कि पार्ट 2 में रोमी परेरा को जस्टिफिकेशन, जस्टिस फॉर रोमी परेरा, ऐसे में इस वीडियो के जरिए, वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी किताब है, पेस भी इसका काफी अच्छा है। बीच बीच में, जैसे कि मैंने कहा कि 1700 और 2017 के बीच में अलग, यानी कि एक यूरोपियन कंट्री का भी जिक्र आता है, ब्रिटिश के समय का भी एक जिक्र आता है, और हमारे माइथोलॉजी में जो भी, माइथोलॉजी नहीं, हमारे इतिहास में जो भी कुछ घटनाएं हैं या फिर जो एक्चुअल प्लेसेस है, उन प्लेसेस का वर्णन भी टाइम टू टाइम किया गया है। सो अगर आप माइथोलॉजी की फिक्शन के काफी बड़े फैन हो तो आप इस किताब को जरूर खरीद सकते हो, और ये किताब आपका मनोरंजन निश्चित तौर पे करेगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि अभी मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ प्रलय, जो इसका सीक्वल है, तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो देखते हैं वो कैसा होगा, और उसमें और कौन कौन नायक और खलनायक हमारे सामने आएंगे वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने किताब नहीं पढ़ी होगी, फिलहाल बुक सेट पे इसके कुछ लिखा था कि ओवर 3 लाख कॉपी सोल्ड। सो अच्छा खासा कारोबार तो किया है इस किताब ने, और अच्छा खासा पॉपुलर भी है। लेकिन आई थिंक ये किताब थोड़ा ज्यादा डिजर्व करती है, सो इसे और लोगों तक पहुंचना चाहिए। किताब में बीच बीच में कुछ हल्के फुल्के सीन्स भी है, थोड़ा आपको आपके चेहरे पे स्माइल भी आ जाएगी। एक बड़ा बिट्रेल भी है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा टाइप। सो ये कटप्पा कौन है इस किताब का, उसके लिए इस किताब को जरूर पढ़ना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।